शादी से एक रात पहले आयशा के होने वाले पति जुबैर ने उसे अचानक होटल के कमरे में बुलाया। फोन पर उसकी आवाज घबराई हुई थी। आयशा, एक बहुत जरूरी बात करनी है, बराहे करम अभी आ जाओ। आयशा बिना कोई देर किए होटल पहुंच गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, जुबैर ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। यह देखकर आयशा चौंक गई। उसकी नजरें सवालिया हो गईं। उसने हैरत से जुबैर की तरफ देखा और कहा, जुबैर, ये सब क्या कर रहे हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यह कहते हुए आयशा की आवाज कांपने लगी तो जुबैर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने ऊपर, और तुम खुद को बड़ी शख्सियत समझती हो ना? तो आज मैं तुम्हारा सारा घमंड तोड़ दूंगा, क्योंकि घमंड सिर्फ मर्दों को शोभा देता है। अगर कोई औरत मर्द के बराबर आने की कोशिश करे तो मर्द को ही उस पर रोक लगानी पड़ती है। इसलिए मैं शादी से पहले ही तुम पर काबू पाना चाहता हूं। यह कहते ही जुबैर अचानक आयशा पर झपट पड़ा और उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। जुबैर की इस हरकत को देखकर आयशा दंग रह गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जुबैर उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। आयशा ने कहा, जुबैर, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं। कल तो वैसे भी तुम्हें सभी अधिकार मिल जाएंगे, तो आज शादी से एक रात पहले मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? यह कहते हुए आयशा ने गुस्से से जुबैर को अपने हाथों से पीछे धकेला। इस हरकत से जुबैर बौखला गया और उसने आयशा के बाजुओं को पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। आयशा किसी नाजुक पंछी की तरह जुबैर की मजबूत पकड़ में फड़फड़ाने लगी। तब जुबैर ने कहा, आयशा, होना तो तुम्हें मेरा ही है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं यह रात आज गुजारूं या कल? आज न जाने जुबैर पर कैसा जुनून सवार था। उसके जज्बात उसके अधिकार में नहीं रहे थे। जुबैर की बातें सुनकर आयशा के माथे पर बल पड़ने लगे। वह गुस्से से बोली, जुबैर, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं शादी से पहले खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। माना कि निकाह के बाद तुम्हें मुझ पर अधिकार होंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे वजूद को छूने का कोई हक नहीं। यह कहकर आयशा ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, जुबैर की आंखों का रूप देखकर उसके वजूद में खौफ लहराने लगा। जरा से पल में जब्बीर ने फिर से उसे बाहों से पकड़ लिया और कहा, आयशा, तुम बिल्कुल इसी योग्य हो। तुम मेरे प्यार के लायक कभी थी ही नहीं। अगर तुम खुद को मेरे हवाले नहीं करोगी तो याद रखो, मुझे जबरदस्ती करने में कोई झिझक नहीं है। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और कल हमारा निकाह होने वाला है। इस नाते मुझे तुम पर पूरा अधिकार है। आयशा ने कड़ाई से इनकार कर दिया। उसके इनकार पर जबीर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने आयशा के होठों को जोर से दबा लिया और बेकाबू होकर अपनी सीमाएं पार करने लगा। आयशा का शरीर बिस्तर पर लाचार तड़पने लगा। वह कह रही थी, जबीर, सिर्फ एक ही दिन तो बचा है हमारी शादी में। कल के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, बस आज के लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन जबीर जैसे एक पागलपन की स्थिति में आ चुका था। वह सीमाओं को रौंदता रहा और आयशा खुद को उससे बचाने में पूरी तरह असफल हो गई। उसकी कमीज के बटन खोलते हुए जब्बीर के हाथ उसकी कमर तक पहुंच गए। आयशा एक बेजान लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। अगले ही क्षण जब्बीर ने ऐसी हरकत की कि आयशा की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। जब्बीर का जुनून उस पर हावी हो चुका था और आयशा बिल्कुल तंग आ चुकी थी। आयशा अब अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। उसने शादी के लिए मैरून रंग का कपड़ा पहना था, मगर चेहरा अब मुरझा चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर की रगों में खून नहीं रहा। सांसें रुक रुक कर आ रही थीं, क्योंकि उसकी इज्जत, उसका गौरव और उसका विश्वास उस व्यक्ति ने पामाल कर दिया था जिसे उसे संरक्षण देना था। जिसने उसे सहारा देना था, उसी ने उसे तोड़ दिया।
आयशा अंदर से टूट चुकी थी। उसका गर्व, उसकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। उसी समय उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। बहुत खूबसूरत लग रही थीं। वही जोड़ा पहना हुआ था जो आयशा ने उनके लिए खरीदा था। आयशा इस शादी के लिए बहुत उम्मीदों से भरी थी। उसके दिल में भी वही सपने थे जो हर लड़की के दिल में होते हैं। लेकिन जबीर के जुनून ने उन सपनों को राख में मिला दिया। असल में आयशा की शादी तो 5 साल पहले ही जबीर से हो चुकी थी, जब उसके पिता फहीम साहब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे। जबीर फहीम के दोस्त रियाज का बेटा था। दोनों परिवारों में गहरा संबंध था। फहीम की सिर्फ 4 बेटियां थीं। उन्हें बेटे की नेमत नहीं मिली थी। आयशा बड़ी बेटी थी। फहीम साहब ने अपनी बेटियों को एक बेहतर जीवन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वह अस्पताल में बिस्तर पर थे, तो उन्होंने अपने करीबी दोस्त रियाज को बुलाया। उस समय जुबैर भी अपने पिता के साथ था। फहीम ने रियाज का हाथ पकड़कर कहा, मेरे दोस्त, मैं तुमसे वादा चाहता हूं। मेरे बाद मेरी बेटियां अकेली न हों। रियाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियां समझता हूं। मैं अपने बेटे जुबैर के लिए आयशा का रिश्ता मांगता हूं। कुछ घंटों में अस्पताल के कमरे में सादा निकाह हुआ और आयशा जुबैर की पत्नी बन गई। आयशा ने दिल से स्वीकार किया, लेकिन कभी जुबैर को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह खुश है। जब भी जुबैर करीब आने की कोशिश करता, वह उसे रोकती। जुबैर उलझता, लेकिन पीछे हट जाता। फहीम के निधन के बाद आयशा को घर का सहारा बनना पड़ा। वह नहीं चाहती थी कि दुनिया कुछ गलत समझे। जुबैर जब भी घर आता, आयशा खुद को कमरे में बंद कर लेती, क्योंकि दुनिया की बातें उसे बहुत डरा देती थीं। जब आपका दिल साफ हो, तो दुनिया की छोटी बात भी दिल में चुभती है, और यही हाल आयशा का था। लेकिन आयशा यह भूल चुकी थी कि उसके और जुबैर के बीच एक वैध और पवित्र रिश्ता भी है। आयशा जुबैर को जरा भी नरमाई दिखाना नहीं चाहती थी, न ही उससे अपनी तरफ से कोई आशा देना चाहती थी, क्योंकि जुबैर आखिर था तो एक पुरुष ही, और फिर आयशा उसकी पत्नी भी थी। लेकिन अभी तक आयशा की रुखसती नहीं हुई थी। रुखसती तो क्या, उनका बाकायदा निकाह भी सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ था। अस्पताल में तो जुबैर ने बस उसके सर पर दुपट्टा रखा था और कुछ आयतें पढ़कर उसे अपने निकाह में लिया था। आयशा के पिता के निधन के बाद जुबैर के पिता ने आयशा की मां से कहा था कि आयशा अब हमारी अमानत के रूप में आपके साथ ही आपके घर में रहेगी, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। जब दोनों जवान हो जाएंगे, तो हम बाकायदा तरीके से निकाह और रुखसती की सेरेमनी करके आयशा को अपने घर ले जाएंगे। आयशा को इसी बात का डर था कि अगर वह जुबैर को जरा भी नरमाई दिखाती या उससे मुस्कुराकर बात करती, तो शायद वह भटक जाता। लेकिन आयशा रुखसती से पहले जुबैर से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। जुबैर और आयशा एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। जुबैर एम और बीए कर रहा था और आयशा विज्ञान में मास्टर्स कर रही थी। लेकिन एक ही संस्थान में होने के बावजूद वे दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। जुबैर आयशा के लिए एक परीक्षा बन गया था, जबकि आयशा नहीं चाहती थी कि जुबैर उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाए और वे दोनों अपनी भावनाओं में बह जाएं। आखिरकार वे दोनों जवान और सुंदर थे, और जुबैर तो बचपन से ही आयशा से प्यार करता था। शादी के बाद आयशा के दिल में भी जुबैर के लिए प्रेम पैदा होने लगा था, और एक शादीशुदा महिला के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन आयशा की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने कभी जुबैर से अपने दिल की बात का एहसास नहीं कराया। आयशा को दुनिया की बातों से डर लगता था। वह नहीं चाहती थी कि उसके परिवार पर कोई भी उंगली उठाए। उसका मानना था कि घर की बड़ी बेटी अपने छोटे बहन भाइयों के लिए एक उदाहरण होती है।
वह एक ऐसी पंछी होती है जो अपने पंखों में छोटों को संभालती है। आयशा जुबैर से नजदीकी बढ़ाकर अपनी छोटी बहनों के सामने यह प्रभाव नहीं देना चाहती थी कि उसका चरित्र खराब है। इसीलिए शायद आयशा अपनी भावनाओं को दिल की गहराइयों में ही दफन करके रखती थी। आयशा और जुबैर की शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 वर्षों में जुबैर ने अपने प्रेम से आयशा के बनाए हुए दूरियों को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन आयशा ने उस दीवार में जरा सी भी दरार नहीं आने दी, जिसकी सजा उसे शादी से एक रात पहले इस तरह भुगतनी पड़ी कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकी। उसी रात आयशा को अपनी गलती का वास्तविक एहसास हुआ, क्योंकि उसकी कठोरता को जुबैर ने नफरत समझ लिया था। जुबैर को लगने लगा था कि आयशा उसे तुच्छ और नीच समझती है, इसीलिए वह उसके करीब आने नहीं देती। सच कहा है किसी ने, पुरुष का अहंकार बहुत मजबूत होता है और उसे जुनून में बदलने में समय नहीं लगता। जुबैर का यही अहंकार कब जुनून में बदल गया और फिर यह जुनून आयशा पर इस तरह टूटा कि उसकी इज्जत और आत्मा दोनों चकनाचूर हो गईं। लेकिन आयशा जानती थी कि जुबैर की इस निर्दयता के पीछे एक घटना थी जो उनकी शादी से 1 सप्ताह पहले पेश आई थी। जब आयशा और जुबैर ने अपनी मास्टर्स की शिक्षा पूरी की तो दोनों घरों में उनकी औपचारिक शादी की बातें होने लगीं। पिछले 5 सालों में आयशा के दिल में भी जुबैर के लिए प्यार पनप चुका था, लेकिन उसने एक बार भी इसका इजहार नहीं किया। उल्टा, जब भी जुबैर उसके करीब आता, वह बेरुखी से उससे दूर हो जाती। आयशा ने कभी नहीं सोचा कि उसके इस व्यवहार से जुबैर के दिल पर क्या गुजरती होगी। शादी का दिन करीब से आ रहा था और आयशा के अंदर भी वही भावनाएं जाग रही थीं जो एक युवा लड़की के दिल में उसकी नई जिंदगी की शुरुआत पर पैदा होती है, क्योंकि आयशा भी जुबैर से बेहद प्यार करने लगी थी। आयशा को जुबैर के प्यार का अच्छी तरह अंदाजा था। जुबैर का प्यार उसके लिए एक जुनून जैसा था। जुबैर कई बार अपने दिल की बात आयशा से कहना चाहता, मगर उसकी बेरुखी देखकर चुप हो जाता। वहीं आयशा का प्यार इतना पवित्र था कि वह इसका इजहार करने से भी डरती थी, कहीं उसका दिल बेकाबू न हो जाए। आयशा की 3 छोटी बहनें थीं और उसे उनके वक़ार का भी ख्याल रखना था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी विधवा माँ पर कोई उंगली उठाए या परिवार की इज्जत खराब हो। इसीलिए आयशा ने 4 साल तक अपने प्यार को दिल में ही दफन कर रखा और किसी को महसूस भी नहीं होने दिया कि वह जुबैर से कितना प्यार करती है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर वह दिन आ ही गया। जैसे जैसे निकाह का दिन करीब आ रहा था, आयशा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने दिल में ही फैसला कर लिया था कि अगर पहली रात जुबैर नाराज हो, तो वह खुद ही पहल करेगी। वैसे तो वह एक लड़की थी और समाज में यह अच्छा नहीं समझा जाता कि लड़की पहल करे, लेकिन 5 सालों में उसने जुबैर को बहुत तंग किया था और अब वह खुद ही उसके दिल के गले शिकवे दूर करना चाहती थी। मगर उस रात के आने से पहले ही आयशा की सभी सोचों पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी से 1 हफ्ता पहले जब वह अपनी माँ और बहनों के साथ खुशी-खुशी शादी का लिबास खरीदने की तैयारी कर रही थी, तब जुबैर बिना सूचना दिए अचानक कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त आयशा आईने के सामने बालों में कंघी कर रही थी। जैसे ही उसने पलटकर देखा, जुबैर की आंखों में एक गहरी मदहोशी छाई हुई थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। जुबैर धीरे-धीरे आयशा के करीब आया। आयशा को लगा कि शायद वह उसकी खूबसूरती में खो गया है। जुबैर ने अपने दोनों हाथ आयशा के कंधों पर रखे और कहने लगा, आयशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले कि जुबैर कुछ कहता, आयशा ने उसे रोककर कहा, मुझे पता है जुबैर कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन निकाह से पहले यह सब संभव नहीं। जहां तुमने 5 साल इंतजार किया है, वहां 4 दिन और कर लो।
आयशा के लहजे में हल्की सी तीखापन था, जिसे सुनकर जुबैर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह झुंझलाकर बोला, आयशा, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूं वह सब जायज है। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? शायद जुबैर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन आयशा के कठोर लहजे ने उसकी बातों का रुख मोड़ दिया। नशे की जगह अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा उतर आया था। जुबैर की बातों ने आयशा को इस कदर तकलीफ पहुंचाई कि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मगर जुबैर वहीं नहीं रुका। उसने आयशा को कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, बहुत घमंड है ना तुम्हारे अंदर? अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हारी सारी अकड़ खत्म कर सकता हूं। जब किसी मर्द के घमंड को ठेस पहुंचती है तो वह सारी हदें पार कर जाता है। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ सख्ती बरतने पर मजबूर मत करो। फिर वह गहरी सांस लेकर बोला, मैंने महसूस किया है कि जब से हमारा निकाह हुआ है तुम खुद को बहुत ऊंचा समझने लगी हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं तुम मुझे ऐसे नजरअंदाज करती हो जैसे मैं किसी बीमारी का शिकार हूं। माना कि हमारी रुखसती में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले हम दोनों के बीच दोस्ती तो हो सकती थी ना? लेकिन तुमने मुझे दोस्ती के लायक भी नहीं समझा। सच कहूं तो अब मुझे लगने लगा है कि तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो। यह कहते हुए जुबैर ने आयशा के कंधे झटक दिए। अब आयशा के लिए भी खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। उसने गुस्से में जुबैर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यही आयशा की सबसे बड़ी गलती थी। जुबैर अपने गाल पर हाथ रखे आयशा को घूर रहा था, जैसे उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आयशा कुछ कहे बिना वहां से तेजी से निकल गई। कुछ ही देर पहले तक आयशा इतनी खुश थी कि वह अपनी पसंद का शादी का जोड़ा खरीदेगी। उसने अपनी आंखों में हजारों सपने सजा रखे थे, लेकिन जुबैर के कठोर शब्दों ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए थे। आयशा ने पत्थर का जवाब पत्थर से दिया था, क्योंकि वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो किसी मर्द की कड़वाहट को चुपचाप सह लें और कहें कि सब ठीक है। आज उसने बहुत ही उदासी के माहौल में शादी का जोड़ा लिया। उसकी बहनें खुशी से बार बार पूछ रही थीं, दीदी, जोड़े का रंग कैसा होना चाहिए? लेकिन आयशा बस हल्की सी झूठी मुस्कुराहट देकर जवाब देती। आयशा की सारी खुशियां गायब हो चुकी थीं और उसे बार बार जब्बीर का सख्त रवैया और अपना वह थप्पड़ याद आ रहा था। घर पहुंचते पहुंचते आयशा लगभग रो ही पड़ी थी। तभी उसकी मां ने उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन आयशा ने सिरदर्द का बहाना बनाकर बात टाल दी और अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि जब्बीर उसका होने वाला पति था और 1 हफ्ते बाद वह उसके साथ जीवन बिताने जा रही थी। जबीर को थप्पड़ मारकर शायद आयशा ने गलती कर दी थी, जिसका एहसास उसे अब हो रहा था। आयशा ने सोचा, शायद उसे जबीर से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन फिर तुरंत ही ख्याल आया कि क्या गलती सिर्फ मेरी ही थी? जबीर ने भी तो उसके साथ बदतमीजी की थी। यह सोचते सोचते आधी रात बीत गई। आखिरकार रात के 2 बजे आयशा ने जब्बीर को कॉल कर ही दिया। यह पहला मौका था जब आयशा ने खुद से जब्बीर को कॉल की थी, लेकिन जब्बीर ने फोन नहीं उठाया। शायद वह सो चुका था। यही सोचकर आयशा ने दोबारा कॉल की। इस बार जबीर ने फोन उठा लिया। नींद में डूबी आवाज में बोला, कौन है? आयशा ने आहिस्ता से कहा, जबीर, मैं आयशा बोल रही हूं। आयशा का नाम सुनते ही जबीर फौरन सीधा हो बैठा। कुछ देर खामोशी रही। फिर वह बेरुखी से बोला, कि हुआ? इस वक्त क्यों फोन किया है? आयशा ने बहुत नरम लहजे में कहा, जबीर, मैंने जो तुम्हें थप्पड़ मारा वह अच्छा नहीं किया ना? मुझे माफ कर दो। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर जबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा।
शादी से एक दिन पहले तुम्हें मेरे बताए हुए स्थान पर आना होगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यह सुनकर आयशा और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसके दिल में सवाल उठने लगे कि जबीर उसे कहाँ और क्यों बुलाना चाहता है। जबीर की यह अजीब शर्त आयशा को बेचैन कर गई, लेकिन फिर भी वह जुबैर से किसी गलत हरकत की उम्मीद नहीं कर सकती थी। आयशा समझती थी कि जुबैर अच्छे स्वभाव वाला इंसान है और उससे प्रेम करता है, लेकिन आयशा की यह गलतफहमी बहुत जल्द दूर होने वाली थी। आयशा बिस्तर पर बेजान सी बैठी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी आंखें बार-बार नम हो रही थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जुबैर उसकी कमजोरी का इस तरह फायदा उठा सकता है। तभी उसकी माँ कमरे में आई और प्यार से बोली, क्या बात है आयशा? मैं कल से देख रही हूँ, तुम बहुत उदास हो। आयशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। माँ ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। तुम जैसी बेटियां ही अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करती हैं। कल मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं तो फिर तुम्हारी छोटी बहनों की फिक्र करूंगी। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि उन्हें भी जुबैर जैसा जीवन साथी मिले। अपनी माँ की ये बातें सुनकर आयशा का दिल कांप गया। जुबैर ने उसके साथ जो किया था, आयशा नहीं चाहती थी कि उसकी बहनों को वैसा पति मिले। अब वह घड़ी भी आ गई थी जब आयशा का शरीर और आत्मा जुबैर के नाम होने वाले थे। जुबैर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए उन्होंने शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन आयशा सब कुछ एक रोबोट की तरह कर रही थी। आज उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, न ही दिल में नई दुल्हन जैसी भावनाएं। उसके दिल में विदाई की कोई इच्छा बाकी नहीं रही थी। वह तो जुबैर का चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। बस एक ही सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था, मैं जुबैर के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? आखिरकार आयशा जुबैर की दुल्हन बनकर उसके कमरे में आ गई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। दिल में ऐसी आग जल रही थी जैसे वह सब कुछ राख कर देगी। रात के ठीक 10 बजे दरवाजा खुला। जुबैर धीरे धीरे चलता हुआ आयशा के पास आया। जैसे ही वह पास आया, आयशा ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। जुबैर उसके पास बैठ गया और चुपचाप उसे देखने लगा। फिर उसने धीरे से आयशा का हाथ पकड़ लिया। आयशा को ऐसा लगा जैसे उसे करंट लग गया हो। उसने तुरंत अपना हाथ झटक दिया। आयशा ने नफरत से जुबैर की ओर देखा और कहने लगी, तुम सभी पुरुष एक जैसे होते हो, जो एक कमजोर लड़की की भावनाओं से खेलते हो, और तुम्हें एक पल के लिए भी एहसास नहीं होता कि वह लड़की अपने दिल में तुमसे कितना प्यार करती होगी। लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है कि मैंने अपने प्रेम जैसे कीमती भाव को तुम जैसे व्यक्ति के लिए बर्बाद कर दिया। तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक कमजोर लड़की हूं और तुम दोबारा मेरे साथ वही व्यवहार करोगे, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। आज मैं रुखसत होकर तुम्हारे घर तो आ गई हूं, लेकिन तुम मुझे हाथ भी मत लगाना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। आयशा की आंखों में गुस्सा और दर्द था। जुबैर भी उसे गहरी नजरों से देख रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरा दिल चाहता था कि मैं तुमसे कुछ ऐसा कह दूं जिसका तुम्हें उम्र भर अफसोस रहे। हालांकि मैं उस दिन सिर्फ यह बताने आया था कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, लेकिन तुमने हर पुरुष को एक जैसा समझ लिया और मेरे बारे में भी यही सोच लिया कि मैं तुम्हारा गलत फायदा उठाऊंगा, और वह भी सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं कई बार कर चुका होता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था। उसकी आवाज में दर्द था। जुबैर ने आगे कहा, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारकर मेरे अभिमान को ठेस पहुंचाई थी, और उसी थप्पड़ के बदले में मैंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी।
मेरे दिमाग पर शैतान इस तरह सवार हो चुका था कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि हमारे बीच का रिश्ता कितना पवित्र है। और फिर जब मैं वह सब कर चुका था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके बाद से मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। शायद मैं सच में तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, इसलिए तुम इस घर में आराम से रहो, क्योंकि तुम इस घर की मालकिन के साथ साथ मेरे दिल की रानी भी हो और मेरे घर की इज्जत भी, जिसे मैं एक रात पहले भूल चुका था। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूं। ऐसा कहकर जुबैर वहां से उठकर चला गया। आयशा यह सब देखकर हैरान रह गई। उसे लगा था कि जुबैर आज भी उसके साथ पिछली रात जैसा ही व्यवहार करेगा और सारी जिंदगी उसे परेशान करता रहेगा। इसलिए उसने उस पर इतनी सख्ती दिखाई थी ताकि वह उसे कमजोर न समझे। लेकिन उस रात जुबैर आयशा के पास भी नहीं आया। पूरी रात वह बालकनी में बैठकर शराब पीता रहा। सुबह जब जुबैर की मां उनके कमरे में आई तो उन्होंने प्यार से आयशा के सर पर हाथ रखा और कहा, आयशा बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। आयशा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं मम्मा जी, बस थोड़ी सी थकान है, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जुबैर की मां ने मुड़कर जुबैर की ओर देखा, जो उसी समय गीले बालों के साथ वॉशरूम से बाहर निकला था। उन्होंने आश्चर्य से कहा, जुबैर, तुम कैसे पति हो? तुम्हारी पत्नी यहां बुखार से तप रही है और तुम्हें पता ही नहीं? जुबैर ने आयशा की ओर हैरानी से देखा। उसे सच में नहीं पता था कि आयशा पूरी रात बुखार से तप रही थी। उसने धीरे से आयशा के माथे पर अपने ठंडे हाथ रखे। आयशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे जलते अंगारों पर ठंडी हवा पड़ गई हो। जुबैर ने मां से कहा, मां, मैं डॉक्टर को घर पर ही बुला लेता हूं, क्योंकि आयशा को बहुत तेज बुखार है। शायद वह मेरे साथ बाहर नहीं जा पाएगी। ऐसा कहकर जुबैर ने अपना मोबाइल उठाया और फोन कान पर लगाते हुए बाहर चला गया। जुबैर की मां आयशा के पास बैठ गईं और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगीं, आयशा बेटा, मुझे अपनी सास नहीं बल्कि अपनी मां समझना। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में देखा है। मैंने तो तुम्हें अपने जुबैर के लिए बचपन में ही मांग चुकी थी और जुबैर भी बचपन से ही तुमसे बहुत प्यार करता है। वह तो पूरा दिन तुम्हारा नाम ही रटता रहता था। जुबैर की मां मुस्कुराते हुए आयशा को अपने बेटे के प्यार के किस्से सुना रही थी, लेकिन आयशा सब कुछ सुनकर भी नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि जुबैर ने जो गलती की थी उसे इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता था। जब उनकी शादी को एक हफ्ता बीत गया तो सब लोग इस बात की रट लगाने लगे, अरे भाई, क्या बात है, तुम लोग हनीमून पर क्यों नहीं जा रहे? इस बात पर जुबैर चुपचाप आयशा को देखने लगा, लेकिन आयशा उसकी नजरों से पूरी तरह बेचैन महसूस करने लगी, क्योंकि वह तो जुबैर के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। आयशा के लिए तो जुबैर के साथ एक ही कमरे में सोना भी किसी आजमाइश से कम नहीं था। हालांकि जुबैर ने उस रात के बाद आयशा को कभी भी परेशान नहीं किया था। वह पूरी रात बस बालकनी में बैठा रहता और जब थक जाता तो आकर सोफे पर सो जाता था। जबीर आयशा की तरफ देखने लगा कि वह घर वालों की बातों का क्या जवाब देगी, लेकिन आयशा ने चुपचाप अपना सर झुका लिया, यह सोचकर कि जब्बीर खुद ही बात संभाल लेगा। क्योंकि उनकी शादी में शादी जैसी कोई बात थी ही नहीं, तो फिर हनीमून पर जाने का क्या फायदा? लेकिन फिर जब्बीर की अगली बात ने आयशा को चौंका दिया। जब उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस हफ्ते हमारा स्वाद जाने का प्लान है। यह सुनते ही आयशा ने गुस्से से जब्बीर की तरफ देखा, लेकिन जब्बीर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर नाश्ता करने लगा, जैसे कि उसे आयशा के रवैये से कोई फर्क ही न पड़ा हो। जब इस बात को एक हफ्ता हो गया तो जब्बीर की माँ ने दोनों का बहुत सारा सामान पैक कर दिया, जैसे कि वे दोनों न जाने कितने दिनों तक स्वात में ही रहने वाले हों। उन्होंने आयशा से कहा, आयशा बेटा, सारा सामान याद से रख लेना,
क्योंकि वहां बहुत सर्दी होती है। आयशा बस परेशानी के आलम में उसे देखती रही, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी वह बेबस थी। फिर वह दिन भी आ गया जब आयशा जबीर के साथ स्वात की यात्रा पर रवाना हो गई। स्वात पहुंचकर उन्होंने एक खूबसूरत होटल में खाना खाया, लेकिन आयशा बिल्कुल खामोश रही, क्योंकि वह जबीर से किसी भी किस्म की बातचीत नहीं करना चाहती थी। जबीर मगर बिल्कुल मामूली अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था, जैसे उनके बीच कभी कोई मामला पेश ही न आया हो। जबीर का यही रवैया आयशा को अंदर तक चुभ रहा था। आयशा ने गुस्से से कहा, जबीर, तुम क्या सोचकर मुझे यहाँ लाए हो? क्योंकि जिस मकसद के लिए एक पति अपनी पत्नी को यात्रा पर लेकर आता है, तुम्हारे साथ वह संबंध अब मुमकिन ही नहीं रहा। यह सुनकर जब्बीर मुस्कुरा दिया और बोला, आयशा, फिक्र मत करो, मेरी जिद अब खत्म हो चुकी है। जब तक तुम्हारा गुस्सा कम नहीं होता, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। आयशा ने जवाब दिया, लेकिन जबीर, मेरा यह गुस्सा कभी कम नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरी न सिर्फ बेइज्जती की है, बल्कि मेरे वजूद को अंदर से तोड़कर रख दिया है। जबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, आयशा, इसीलिए तो तुम्हें यहां लाया हूं। सुना है कि स्वाद के हसीन मंजर टूटे दिलों को भी जोड़ देते हैं, और इस तीव्र सर्दी में इंसान चाहता है कि अपने साथी के करीब हो जाए। यह सुनकर आयशा ने गुस्से में चम्मच को जोर से मेज पर रख दिया और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वह जाकर गाड़ी में बैठ गई और मन में ठान लिया कि वह जुबैर को कभी माफ नहीं करेगी। जुबैर ने अपनी खुद की खातिर आयशा की इज्जत को दांव पर लगा दिया था और उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। यह कोई साधारण बात नहीं थी जिसे वह भुला देती। जुबैर भी पीछे आया और गाड़ी में बैठ गया, और इस तरह वे दोनों स्वात की यात्रा पर रवाना हो गए। स्वात का मौसम वास्तव में बहुत ठंडा था। आयशा ने अपने शहर के अनुसार कपड़े पहने थे, लेकिन यहां पहुंचकर वह ठंड से कांपने लगी। रास्ते में बारिश ने दोनों को पूरी तरह से भीगने पर मजबूर कर दिया था। जुबैर ने तुरंत गाड़ी से एक गर्म शाल निकाली और आयशा के कंधों पर डाल दी, लेकिन होटल पहुंचने तक आयशा का शरीर ठंड से जमने लगा था। आयशा ने जल्दी से कपड़े बदले और तुरंत कंबल में लिपट गई। रात के लगभग 8 बजे थे और जुबैर ने उसकी हालत देखते हुए कमरे में ही खाने का इंतजाम कर लिया। उसने आयशा के लिए गर्म सूप मंगवाया, मगर आयशा में इतनी ताकत नहीं थी कि खुद से उठकर बैठ सके। यह जिम्मेदारी भी जुबैर ने संभाली, चाहे वह न चाहती हो। लेकिन इस समय आयशा जुबैर की मदद की मोहताज बन चुकी थी। जुबैर ने उसे सहारा देकर उठाना चाहा, तो आयशा ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया और कहा, मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। जुबैर खामोशी से सामने की कुर्सी पर बैठ गया और अफसोस भरी नजरों से उसे देखता रहा। आयशा मुश्किल से सूप के कुछ घूंट पी रही थी, लेकिन उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। यह दृश्य देखकर जुबैर गोया हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी पत्नी इतनी नाजुक मिजाज है कि मौसम की साधारण बदलाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आयशा ने गुस्से से उसे घूरा और कुछ चम्मच सूप के बाद प्याला साइड टेबल पर रख दिया। अब वह बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। यह देखकर जुबैर उसके करीब आया, माथे पर हाथ रखा और कहा, आयशा, तुम्हें तो तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आयशा ने मुंह फेरते हुए कहा, मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। मुझे तुम्हारी फिक्र की जरूरत नहीं, मैं खुद संभल जाऊंगी। जुबैर ने बैग से दवा निकाली और आयशा के हाथ में रख दी, साथ ही पानी का गिलास भी आगे बढ़ाया। आयशा ने मना करते हुए कहा, मुझे दवा नहीं खानी। जुबैर ने कड़े लहजे में कहा, ज्यादा जिद मत करो, शांति से दवा खा लो। आयशा ने फिर कहा, मैंने कहा ना जुबैर, मुझे कोई दवा नहीं खानी। तब जुबैर ने उसका चेहरा नरमी से थामा, उसे थोड़ा ऊपर किया और कहा, मुंह खोलो। आयशा
एक अजीब असहायता में थी, इसलिए मजबूरन उसे मुंह खोलना पड़ा। जुबैर ने नरमी से गोली उसके मुंह में रख दी और पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। आयशा ने बड़ी मुश्किल से गोली निगली, क्योंकि दवा निगलना उसे हमेशा से एक कठिन काम लगता था। फिर जैसे ही वह आराम करने के लिए लेटी, जुबैर ने उसे अच्छी तरह कंबल ओढ़ा दिया। लेकिन इसके बावजूद आयशा का शरीर ठंड से लगातार कांप रहा था। जुबैर फिर से जाकर आयशा के सामने रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया और फिर बहुत ही गंभीर होकर आयशा की तरफ देखने लगा। ठंड की वजह से आयशा के दांत बजने लगे। उसने अपना सर रजाई से बाहर निकाला और जुबैर से कहा, जुबैर, मुझे एक और कंबल चाहिए। जुबैर ने कहा, आयशा, मेरे पास एक और कंबल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ठंड से बचने का एक और तरीका जरूर है। यह कहते हुए जुबैर की आंखों में शरारत चमकने लगी और वह अपनी इन शरारत भरी नजरों से आयशा को देखते हुए मुस्कुराने लगा। आयशा ने गुस्से से कहा, तुम वहां बैठकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? वह तरीका बताओ ना, मैं यहां ठंड से कांप रही हूं। यह सुनते ही जुबैर कुर्सी से उठकर आयशा के पास आया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। जुबैर आयशा के साथ उसके कंबल में लेट गया और उसे अपने बहुत करीब खींच लिया। कुछ देर बाद आयशा के दांतों का बजना बंद हो गया और अब तो उसे पसीना भी आने लगा था। जुबैर ने कहा, देखो आयशा, अब तो तुम्हें पसीना भी आने लगा है, इसलिए अब तुम्हारा बुखार भी जल्द ही उतर जाएगा। आयशा ने कहा, यह अच्छा तरीका है एक लड़की की कमजोरी का फायदा उठाने का। और वैसे भी तुम तो इस काम में माहिर हो ना? आयशा ने जुबैर को तंग करने के इरादे से यह सब कहा, लेकिन जुबैर ने आयशा के तंज को नजरअंदाज कर दिया और कहने लगा, मैं तो तुम्हारा पति हूं, आयशा, और एक पति होने के नाते क्या मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का हक भी नहीं है? और इस वक्त तो तुम्हें भी मेरी जरूरत थी ना? अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम ठंड से कांप कर मर जाती। तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही मरने देता? लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, ना आयशा, तो मैं यहां से चला जाता हूं। यह सब जुबैर ने आयशा की आंखों में आंखें डालकर कहा। जुबैर के इन शब्दों को सुनकर आयशा की सांसें जैसे उसके सीने में ही रुक गईं, क्योंकि यह एहसास इतना गहरा था कि वह चुपचाप जुबैर की आंखों में देखती रही। जुबैर ने कहा, आयशा, क्या मुझे माफ नहीं करोगी? मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया ना? क्योंकि मेरे लिए तो तुम 5 साल पहले ही मेरी पत्नी बन चुकी थी। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर मेरे मर्दाना घमंड को कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन सच बात यह है कि उस दिन के बाद मैं एक पल के लिए भी चैन से नहीं सो पाया। उस दिन कुछ वक़्त के लिए शैतान मुझ पर हावी जरूर हुआ था, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मेरा प्यार कोई 2-4 साल का नहीं है। मैं तो तुमसे बचपन से ही प्यार करता आया हूं। इतने सालों में मेरे प्यार ने तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन उस दिन न जाने मुझ पर क्या जुनून सवार हो गया था कि मैं अपने होश ही खो बैठा था। आयशा, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, और मेरी सजा थोड़ी सी तो कम कर दो, क्योंकि उस दिन से मैं भी अंदर ही अंदर पछतावे की आग में जल रहा हूं। कहाँ तो बचपन से ही मैंने अपने दिल में शादी की रात के कितने खूबसूरत सपने सजाए थे, लेकिन मेरी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, तो मेरे दिल पर हाथ रखकर देख लो आयशा। यह दिल तुम्हारे नाम से कितनी तीव्रता से धड़क रहा है। यह कहते हुए जुबैर ने आयशा का हाथ नरमी से पकड़कर अपने सीने पर रख दिया, तो आयशा ने भी महसूस किया कि जुबैर का दिल वाकई बहुत जोर से धड़क रहा था। अब आयशा का सब्र टूट चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने जुबैर की ओर देखा और कहा, जुबैर, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने मुझे बहुत तकलीफ दी। मैं उसे भूल नहीं पाई। जुबैर ने उसकी आंखों में गहरा पछतावा देखा।
उसने आयशा का हाथ थामा और कहा, मुझे पता है आयशा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है और शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूं। लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। मैं अब तुम्हारी खुशी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो शायद मैं खुद को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी नफरत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आयशा ने तुरंत उसकी बात काटते हुए अपने नरम हाथों से उसके होंठों पर उंगली रख दी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सावधान, जुबैर। अगर फिर ऐसी बात की तो मैं तुम्हें खोने का विचार भी अपने दिल में नहीं आने दूंगी। फिर उसने कोमल लहजे में कहा, जुबैर, एक पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सम्मान और आपसी सहमति होती है। प्यार तो समय के साथ बढ़ता है, लेकिन अगर सम्मान एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। तुम मेरे पति हो, मैं चाहूं भी तो तुमसे दूर नहीं जा सकती, लेकिन मुझसे बार बार माफी मांगकर मुझे अधिक तकलीफ न दो। जो हुआ उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। यह कहते हुए आयशा ने अपना सर जुबैर के सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। जुबैर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन आज उसने उसे रोने से नहीं रोका। उसने आयशा के बालों को सहलाते हुए कहा, रो लो आयशा, जितना दिल चाहे रो लो। जब तक तुम्हारे दिल का हर दर्द और हर गम इन आंसुओं के साथ बाहर नहीं निकल जाता, तब तक हमारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। लेकिन आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहता। जुबैर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आयशा ने तुरंत उसके हाथों में छलकते आंसू थाम लिए और धीरे से बोली, जुबैर, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ऐसी बातें दोबारा नहीं करोगे। अब मुझसे एक और वादा करो। अगर कभी मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो तुम मुझे झंझोड़कर एक थप्पड़ मार देना, लेकिन मरने की बात कभी मत करना। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मेरी जान ही निकल जाती है। जुबैर उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठा। आयशा ने उसके आंसू अपनी हथेली पर लेकर अपने माथे से लगा लिए और उसकी बाहों में समा गई। कुछ देर की खामोशी के बाद आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम सही कह रहे थे जुबैर। स्वाद की वादियों में आकर टूटे हुए दिल भी जुड़ जाते हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं किसी अपने के और करीब ले आती हैं। जुबैर ने शरारत भरे अंदाज में कहा, तो फिर देर किस बात की मेरी रानी? आ जाओ मेरी बाहों में। ये बाहें कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यह कहकर जुबैर ने आयशा को अपनी बाहों में भर लिया। आज उनके बीच बरसों की दूरी खत्म हो चुकी थी। जुबैर ने आयशा के माथे पर प्यार भरा चुंबन दिया तो आयशा ने भी खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया। होटल के इस कमरे में आज प्रेम की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। स्वाद की ठंडी हवाएं भी जैसे उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थीं और शर्म से अपना रुख मोड़ रही थीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? टिप्पणी में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।